पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइम को पता चल जाता है कि उसके भाई ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। तो टाइम का सीधा शक अर्जुन पर जाता है क्योंकि अर्जुन को ही टच के मौत से फायदा होने वाला होता है। आगे टाइम अपने भाई का क्रियाक्रम करता है तो अर्जुन कहता है टच के साथ बहुत बुरा हुआ और अर्जुन टाइम के पास सहानुभूति दिखाने लगता है। तो टाइम कहता है जिसने भी मेरे भाई को मारा है और जिसकी वजह से भी मेरे भाई की ऐसी हालत हुई है मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। तो अर्जुन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है? तो टाइम कहता है वो तो वक्त बताएगा, जो भी मेरे भाई का गुनहगार है मैं उन सबको चुन चुन कर सजा दूंगा। आगे टच के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो सारे लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो यादा अपने बेटे की मौत से पूरी तरह पागल हो जाती है कि तभी वहाँ पर वरांग आ जाती है अपनी सहानुभूति लेकर। तो यादा जैसे ही वरांग को देखती है वो उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा नहीं रहा, अब तो तुम खुश होना। और यादा वरांग को खूब जली कटी सुनाने लगती है और इस चक्कर में यादा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो टच अपनी माँ की देखभाल करता है। उसके बाद टाइम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अर्जुन की जासूसी करता है ताकि वो ये पता लगा सके जिस दिन टच की मौत हुई थी उस दिन अर्जुन कहाँ था। तो टाइम अपनी पूरी कलाकारी के साथ अर्जुन के कार के डेस्क कैमरे को चेक करने के लिए जाता है और उस कैमरे से उस चिप को चोरी करने की कोशिश करता है। तो टाइम उसमें सक्सेसफुल हो तो जाता है पर वो चिप उसके हाथ से कार में ही गिर जाती है। तो टाइम उस चिप को खोजने लगता है कि तभी वहाँ पर शाहरुख आ जाता है और टाइम के पास मौका नहीं मिलता और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। आगे मरीसा भी टच को श्रद्धांजलि देने के लिए आती है और यहाँ पर मरीसा अर्जुन के साथ नैन मटक्का करती है कि तभी वहाँ पर वादी भी आ जाती है और वादी को उन दोनों के अफेयर के बारे में सब कुछ पता होता है पर वो उन लोगों से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप टच को श्रद्धांजलि देने के लिए चली जाती है। आगे टाइम अपने भाई को श्रद्धांजलि देता है और अपने भाई से प्रॉमिस कर जिसने भी भाई आपको मुझसे दूर किया है मैं आपके गुनहगार को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे तिल तिल कर मारूंगा और उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। आगे वादी और शाहरुख चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। तो शाहरुख अर्जुन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। आगे अर्जुन वादी को कहता है अब टच इस दुनिया में नहीं रहा तो टच के बाद ये सारा बिजनेस मेरा हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी मौका है सीईओ की वाइफ बनने का, इसलिए घर वापस आ जाओ और मेरे साथ एक बच्चा कर लो, इससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी, तुम महारानियों की तरह जियोगी। तो वादी कहती है मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई भी लोभ नहीं है और मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो कभी भी नहीं रहूंगी और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर डाइवोर्स देकर रहूंगी, समझे। तो अर्जुन को वादी पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तो वादी कहती है हाथ उठाना है उठाओ, शौक से उठाओ, इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके बारे में भी सोच लेना। तो कमीना अर्जुन जैसे ये सुनता है उसकी तो टैटा फिस हो जाती है। दूसरी तरफ हॉल में सारे लोग टच को लेकर गॉसिप कर रहे होते हैं। तो टाइम ये सब सुन लेता है तो उसे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों को जवाब देने लगता है कि तभी वहाँ पर नुत आ जाती है और टाइम को समझा बुझाकर वहाँ से लेकर चली जाती है कि तभी वहाँ पर मरीसा आ जाती है और वो उन दोनों को इतने करीब देखकर मरीसा उन लोगों को टॉन्ट मारने लगती है और कहती है नुत अब तो तुम्हारा रास्ता साफ हो गया ना, अब तो टच भी इस दुनिया में नहीं है तो तुम दोनों आराम से गुलछरे उड़ा सकते हो, लेकिन अभी तो सब्र कर लो, तुम्हारे पति को मरे कितने घंटे ही हुए हैं जो तुम उसके भाई से परी हो, कुछ तो शर्म कर लो नुत। तो नुत और टाइम को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें मरीसा पर गुस्सा भी आ जाता है। तो नुत कहती है किसी की मौत हुई है मरीसा और वो इंसान तुम्हारा अच्छा दोस्त भी था, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए ऐसी बात तो मत बोलो। और नुत उल्टा मरीसा को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। आगे डैन टाइम को बताता है कि तुम्हारे भाई के शरीर से हमें डीएनए मिला है, अगर हम उस डीएनए को अर्जुन के डीएनए से मैच करें तो हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई को अर्जुन ने मारा है या नहीं, लेकिन इस काम के लिए हमें वारंट की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास अर्जुन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है जिसके जरिए हम वारंट जारी कर सके। तो टाइम हार नहीं मानता और अपने भाई की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो अर्जुन की डीएनए इकट्ठा करने लगता है पर उसे कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा उसे अर्जुन पकड़ लेता है। तो अर्जुन उससे पूछता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तो टाइम कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ और यहाँ पर दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। तो टाइम अर्जुन को जानबूझकर खूब मारता है ताकि वो उसका डीएनए पा सके और टाइम अपने इस प्लान में कामयाब भी होता है और वो उसका डीएनए ले लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्त को देता है उस डीएनए को अपने भाई के डीएनए से मिलाने के लिए। इधर यादा जब भी नुत को देखती है उसे देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है और यादा को लगता है कि नुत की वजह से ही टच की मौत हुई है और जिस वजह से यादा नुत को मारने लगती है और बहुत ज्यादा ही पैनिक करने लगती है, जिस चक्कर में उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। आगे वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर टाइम
उनको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे भाई की मौत की वजह से बहुत ही डिप्रेशन में चली गई है। और वो जब भी नुत का चेहरा देखती है तो उनके सामने उनके बेटे का चेहरा आने लगता है, जिस वजह से तुम्हारी मॉम नुत को नहीं देखना चाहती। और तुम्हारी मॉम की ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि तुम अपनी मॉम को नुत के बारे में समझा सको। मेरी राय में मानो तो तुम नुत को अपनी मॉम से दूर रखो, इसी में तुम्हारी मॉम की भलाई है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। तो टाइम को अपनी मॉम की ऐसी हालत जानकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे नुत भी डिसाइड कर लेती है कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी और वो ये बात टाइम से कहती है। तो टाइम कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मॉम की वजह से मॉम ठीक हो जाएगी, बस उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। तो नुत कहती है अब मेरा इस घर से कोई भी रिश्ता नहीं है, जिस इंसान की वजह से मेरा इस घर में रिश्ता था वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। और वैसे भी मैं इस घर में एक मकसद की वजह से आई थी, इस खानदान को वारिस देने के लिए, पर अब वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। तो मेरा यहाँ पर रहने का भी कोई फायदा नहीं है, मेरे यहाँ रहने से लोगों को प्रॉब्लम ही होगी और मुझे भी। इसलिए जब टच का 100 दिनों का अंतिम संस्कार खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो टाइम को ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों अपनी किस्मत पर अफसोस करते हैं कि उन्हें ऐसी ही किस्मत क्यों मिली। अगले दिन अर्जुन लॉयर के पास जाता है और कहता है टच अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका मतलब ये सारा बिजनेस अब मेरा हुआ। तो वो लॉयर कहता है बिल के अनुसार तो ये सारा बिजनेस तुम्हारा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन करने के लिए तुम्हारी दादी के सिग्नेचर चाहिए। जब तक तुम्हारी दादी ऑफिशियली इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं करती तब तक तुम इस कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। तुम वैसे इस कंपनी को चला सकते हो पर टेम्पररी सीईओ बनकर। तो अर्जुन को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और उन लोगों को पता चलता है कि टच की मौत से अर्जुन का कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि वो डीएनए किसी और का है। तो वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो डैन टाइम को ये भी बताता है कि जब मैंने टच के रूम की तलाशी की थी तो मुझे यहाँ से ये कार्ड मिला था, क्या तुम इस कार्ड को जानते हो? तो नुत कहती है ये कार्ड तो टच का है। तो डैन कहता है अगर तुम लोगों को इस कार्ड के रिलेटेड कुछ भी न्यूज मिले तो तुम मुझे जरूर बताना, इस इन्फॉर्मेशन से हमारी बहुत ही हेल्प होगी उस कातिल को ढूंढने में। दूसरी तरफ वादी कोर्ट जाती है अर्जुन को डाइवोर्स देने के लिए कि तभी वहाँ पर उसके अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर उन लोगों को पता चलता है वादी 1 महीने से प्रेग्नेंट है। तो वरांग जैसे ये न्यूज सुनती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, पर अर्जुन जब ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे अर्जुन वादी को घर लेकर आता है और उसे खूब मारता है और कहता है जब से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है तब से मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने अपना मुंह किससे काला करवाया है, मुझे बताओ। तो वादी उसे शाहरुख के बारे में कुछ भी नहीं बताती कि तभी अर्जुन के दिमाग में एक प्लान आता है, चाहे ये बच्चा किसी का भी हो पर ये बच्चा उसे उसकी मकसद तक पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। तो अर्जुन वादी को कहता है अभी तुम उस लॉयर को कॉल करो और उन्हें कहो कि तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देने वाली, और उन्हें ये भी बताओ कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। तो वादी कहती है मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो अर्जुन कहता है अगर तुमने मेरे कहे अनुसार नहीं किया तो मैं तुम्हारे आशिक को पताल से भी ढूंढ कर जान से मार डालूंगा। तो वादी अपने प्यार को बचाने के लिए अर्जुन की बात मान लेती है। आगे शाहरुख वादी को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे बच्चे को अर्जुन के बच्चे का नाम क्यों दिया? तो वादी कहती है मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, क्योंकि मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर हम दोनों की बात होती तो मैं इस बात को टाल लेती और संभाल भी लेती, लेकिन अब मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है और मुझे उसके बारे में भी सोचना होगा, और जब तक अर्जुन को इस बच्चे से फायदा हो रहा है वो इस बच्चे को कुछ भी नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो। तो शाहरुख कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा तुम्हें यहाँ से निकालने का। दूसरी तरफ नुत को टच के रूम से वो कार्ड मिलता है तो वो सीधा टाइम के पास जाती है और उसे कार्ड देती है। तो टाइम उस कार्ड को लेकर डैन के पास जाता है और उसे बताता है कि इन दोनों कार्ड को देखकर लगता है कि ये किसी घर की चाबी है, हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए। आगे वो दोनों उस घर तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि टच ने ये घर चैन के नाम पर खरीदा था और यहाँ पर वो दोनों रहा करते थे। तो टाइम को पूरा शक हो जाता है कि टच की मौत में चैन का ही हाथ है। तो टाइम डैन को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस चैन के बच्चे को ढूंढना ही होगा, क्योंकि इसने ही मेरे भाई को मारा है। दूसरी तरफ चैन चोरी छुपे टच की शोक सभा में जाता है और वहां जाकर टच से माफी मांगता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। जब टच हॉस्पिटल से घर आ रहा होता है तभी उसे चैन का कॉल आता है और चैन उससे मिलने की जिद करता है। तो टच कहता है ठीक है हमारे पुराने पेंटा हाउस में आ जाओ, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आगे जब चैन पेंटा हाउस आता है तो वो टच को कहता है कि तुम मीडिया वालों के सामने ये कह दो कि उस वीडियो में मैं नहीं हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो टच कहता है मैंने तुम पर दोबारा भरोसा करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम एक नंबर की सेल्फिश हो, तुम तो किसी के प्यार के लायक भी नहीं हो
और टच उसकी बात मानने से मना कर देता है। तो चैन टच को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर टच उसकी एक बात भी नहीं सुनता और इसी चक्कर चैन और टच में हाथापाई हो जाती है और चैन टच को जान से मार देता है। आगे जब चैन को रियलाइज होता है कि टच अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगता है और अपनी इस गलती को छुपाने के लिए मर्डर को सुसाइड में बदल देता है ताकि सबको ये लगे उस वीडियो की लीक होने की वजह से सुसाइड की है। आगे चैन अपने मैनेजर के पास जाता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो इसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। तो मैनेजर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन चैन जब मैनेजर को अपनी बातों से इस तरह मैनिपुलेट करता है और उस मैनेजर को ये बताता है कि ये सारा कारनामा टच का है, टच ने ही वो वीडियो लीक की थी और टच ने ही उसे धमकी दी थी अपने साथ सोने की। तो उस मैनेजर को भी चैन पर भरोसा हो जाता है और वो उसे अपने घर में रहने की पनाह दे देती है। आगे टाइम घर आता है तो नुत उसका इंतजार कर रही होती है। तो नुत टाइम से पूछती है वहाँ पर क्या हुआ, तो टाइम उसे पूरी बात बता देता है। तो नुत कहती है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो टाइम कहता है मुझे भूख लगी है, क्या किचन में खाना है। तो नुत टाइम के लिए खाना बनाती है। तो टाइम ये देखकर बहुत ही खुश होता है और वो नुत को कहता है लाइफ में पहली बार तुमने मेरे लिए खाना बनाया है और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आगे नुत टाइम को खाना देकर वहाँ से जाने लगती है। तो टाइम नुत का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठ सकती हो, मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहता। तो नुत टाइम के पास बैठ जाती है और वो दोनों हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। अगली सुबह टाइम जब ऑफिस जाता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि अर्जुन ने उसे काम से निकाल दिया है। तो टाइम ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है पर वो उस ऑफिस से नहीं निकलता और कहता है ये कंपनी मेरे दादा और मेरे पापा ने बनाई है और मैं इसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो अर्जुन कहता है ये कंपनी अब से मेरी है और इस कंपनी के साथ मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं वो मेरा फैसला है और मैं इस कंपनी में तुम्हें नहीं चाहता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो टाइम कहता है तुम इस कंपनी के अभी असली मालिक नहीं बने हो, तुम्हें इस कंपनी का असली मालिक बनने के लिए दादी के सिग्नेचर चाहिए और जब तक दादी के सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट्स पर नहीं हो जाते तब तक ये कंपनी तुम्हारी भी नहीं है, इसलिए बकवास करना बंद करो। तो अर्जुन कहता है ये बिजनेस अब से मेरा है क्योंकि वादी प्रेग्नेंट है और विल के अनुसार ये सारा बिजनेस मेरा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह हवा में बात कर रहा हूँ? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो तुम लॉयर से पूछ लो। तो वो लॉयर टाइम को बताता है कि दादाजी के विल के अनुसार ये सारा बिजनेस अब अर्जुन का हो गया है क्योंकि अर्जुन ने विल के सारे रूल्स फॉलो किए हैं, इसलिए अब से ये बिजनेस उसका हो गया है। तो टाइम जैसे ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके पास उस कंपनी में रहने का एक जरिया भी नहीं बचता और बेचारे टाइम को उस कंपनी से जाना ही पड़ता है। तो वहाँ के सारे एम्प्लॉय को भी टाइम के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वहाँ के सारे एम्प्लॉय टाइम और टच को बहुत ही पसंद करते थे। टाइम जब उस ऑफिस से जा रहा होता है कि तभी उधर से सिया आ रहा होता है। तो सिया टाइम को बताता है कि अब से वो इस कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। तो टाइम ये बात जानकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि अगर सिया इस कंपनी में आ गया तो इस कंपनी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। आगे टाइम घर में रहकर अपनी मॉम की देखभाल करता है। तो यादा कहती है तुम ऑफिस नहीं जाओगे, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे बड़े भाई को खो दिया है, अब मैं उस बिजनेस को नहीं खो सकती। उस बिजनेस को तुम्हारे दादा और पापा ने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, अब टाइम तुमसे ही उम्मीद है, प्लीज अपने पापा और दादा की विरासत को मिट्टी में मत मिलने दो। तो टाइम कहता है मॉम मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है ताकि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और टाइम अपनी मॉम को नहीं बताता कि उन लोगों ने उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत वैसे ही खराब रहती है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो यादा को बहुत बड़ा सदमा भी लग सकता है। आगे टाइम अपने पूर्वजों के पास जाता है और उनसे अपने दिल की बात करता है और कहता है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब आगे क्या करूं, अपने बिजनेस को कैसे बचाऊं। और टाइम ये कहते कहते खूब रोने लगता है। आगे बेचारा बहुत ही सैड बैठा हुआ होता है कि तभी उधर से नुत उसे कॉल करती है और कहती है मेरी तरफ मत देखो, अगर मॉम ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो गुस्सा करेंगी। और नुत दूर से ही टाइम को हौसला देने की कोशिश करती है पर टाइम अपने आप को नहीं रोक पाता और वो जाकर नुत को गले लगा लेता है और कहता है मुझे आगे लड़ाई करने के लिए हिम्मत और ताकत की जरूरत है जो सिर्फ तुम ही मुझे दे सकती हो। इधर अर्जुन दादी से मिलने के लिए जाता है और दादी को बताता है कि आज से ये बिजनेस मेरा हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी इस कोमा से ना उठो। और अर्जुन दादी को इतनी चुभी चुभी बातें कहता है जिससे दादी रोने लगती है। दूसरी तरफ टाइम को चैन का पता मिल जाता है तो वो चैन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन चैन उससे पहले ही वहाँ से भाग जाता है। पर टाइम हार नहीं मानता और अपने हौसले से चैन को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है, लेकिन सही टाइम पर डैन आ जाता है और टाइम को कोई भी बेवकूफी करने से रोक लेता है। आगे चैन अपना गुनाह कबूल कर लेता है और उसे उसके किए की सजा मिलती है
और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि टच ने सुसाइड नहीं की थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था और टच को फाइनली इंसाफ मिल जाता है। आगे टाइम नुत को अपने साथ टच की फेवरेट जगह पर लेकर जाता है और उसे वहाँ जाकर टच के बारे में बताता है, तो वो दोनों टच को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। आगे टाइम नुत को मनाने की कोशिश करता है कि वो घर छोड़कर ना जाए, तो नुत कहती है अगर मैं उस घर में रही तो तुम्हारी मॉम की तबीयत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो टाइम कहता है उसके बाद हम दोनों का क्या होगा, तो नुत कहती है हमारा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम मेरे पास दोबारा वापस नहीं आ जाते। आगे टच का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वरांग और अर्जुन अपने कमीनेपन से बाज नहीं आते और वो यादा को बता देते हैं कि उन लोगों ने टच को कंपनी से बाहर निकाल दिया है। तो यादा ये बात सुनकर तो सदमे में ही चली जाती है और वरांग यादा का मजाक बनाने लगती है। तो यादा वरांग की बातें सुनकर पैनिक करने लगती है और कहती है तुम्हें जो लेना है लेकर चली जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा चला गया। और वरांग पागलों की तरह रोने लगती है। तो टाइम अपनी मॉम को संभालता है। इधर नुत अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है। तो टाइम का बिल्कुल भी मन नहीं होता नुत को अकेले छोड़कर जाने का। तो नुत कहती है तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुमसे भाग नहीं रही, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और वैसे भी मैं रोज तुम्हारे घर आया करूंगी मॉम को देखने के लिए। तो टाइम को ये बात सुनकर थोड़ा सा राहत महसूस होता है, पर उसे नुत को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर उसे जाना पड़ता